मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ऋग्वैदिक कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के बाद जो सभ्यता आती है या जो काल आता है इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में, वह आपका ऋग्वेद का काल। अब ऋग्वेद के काल को दो खंडों में बांटा गया है, एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। समझ में आया? ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल है, और उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। अब यहां पर समझिए, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अगर ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करे, उस सिचुएशन में आपको केवल और केवल ऋग्वैदिक काल के बारे में यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था है या वहां की जो भी व्यवस्था है उसके बारे में लिखना है। लेकिन अगर यहां पर उत्तर अगर वर्ड जोड़ दिया जाए, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की जगह पर, तो उस सिचुएशन में आपको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की जो भी घटनाएं हुई है, जो भी व्यवस्था है, उसके बारे में आपको डिटेल से मेंशन करना है। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बारे में, जो भी यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और हर एक वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरीके से आप उसका उत्तर लिखोगे। सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। तो यहाँ पर ये जो उत्तर लिखा गया है ये आपका परिचय है, सबसे पहला पार्ट है, पहला भाग है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जब ऋग्वैदिक कालीन के बारे में, तो हम इसका परिचय दे देते हैं कि ऋग्वैदिक का काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, एवं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में ही सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी वेद की रचना हुई थी, जिसका नाम क्या था, ऋग्वेद। और ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर वाले सेक्शन में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था के बारे में आपको बताना है। तो लिखने का तरीका क्या है कि आप कुछ अलग पेन यूज कीजिएगा, ब्लैक पेन यूज कीजिएगा और लिखिएगा ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। यह आंसर लिखने का दूसरा पार्ट है। इसके बाद नीचे आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को मेंशन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो राजनीतिक जीवन में सबसे पहले अगर बात करें तो राजनीतिक संगठन के बारे में बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार था, यानी परिवार को ही उस समय कुटुंब बोला जाता था। आधार कहने का मतलब है, अगर कोई देश इतना बड़ा है, समझ रहे हो ना, आज के टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो उस देश का सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, एक परिवार ही तो है। परिवार, कई परिवार मिलकर एक समाज बनता है, टोला मोहल्ला बनता है, कई टोला मोहल्ला मिलकर एक गांव बनता है, और कई गांव मिलकर शहर का निर्माण करते हैं, और कई शहर मिलकर जिला, और कई जिले मिलकर राज्य, और कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। तो उसी टाइप से उस समय ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें जो मूल आधार था वह परिवार था। परिवार का प्रधान पिता या कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता था, जैसा कि आज के टाइम में चलते आ रहा है। उसे गृहपति भी कहा जाता था, उसे गृहपति भी कहा जाता था। अनेक परिवारों को मिलाकर गांव बनता था। गांव का प्रधान ग्रामीण कहलाता था। जैसा कि मैंने आपको वर्धमान की भी घटना बताई कि कई परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करते, उसी टाइप से वहां भी अनेक परिवार को मिलाकर गांव बनता था, और गांव का जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसे ग्रामीण कहा जाता था। यानी एक पद होता था, ये पद होता था जो ग्रामीण कहलाता था, वो हेड होता था गाँव का। कई गाँवों को मिलाकर एक विश्व बनता था। अब कई गाँव मिलकर वर्तमान की अगर बात करें तो क्या बनता है भाई, कस्बा बनता है ना। अभी वर्तमान की अगर बात करें कस्बा बनता है, या फिर देखा जाए तो एक नगर बनता है, लेकिन उस समय विश्व कहा जाता था, विश्व बनता था। या फिर अभी के टाइम में जिला बनता है तो विश्व बनता था उस समय कई गांवों को मिलाकर, और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। ग्रामीण गांव का प्रधान होता था, विश्व का प्रधान विश्वपति होता था, और कई विषयों को मिलाकर एक जन बनता था। और जैसे अभी के टाइम में कई शहरों को मिलाकर जिला बनता था, या फिर कई जिलों को मिलाकर राज्य बनता था, उसी टाइप से उस समय कई विषयों को मिलाकर जन बनता था, और जन का प्रधान राजा होता था। उस टाइम जनसंख्या कम थी, इसीलिए समझिए कि छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था। समझ में आया? इसलिए जन बनता था। आप लोग आगे अगर इतिहास पढ़ोगे तो आगे आपको मिलेगा वर्ड जनपद। तो जब जनसंख्या बढ़ते गई तो कई जनों को मिलाकर जनपद का निर्माण हुआ। समझ में आया? फिलहाल यहाँ तक इतनी ही जनसंख्या थी जिसके आधार पर जन का ही निर्माण हुआ, और जन का जो प्रधान होता है वह राजा होता था उस समय। उसके बाद दूसरे पॉइंट्स में अगर देखें तो राजा, यानी राजनीतिक व्यवस्था में राजा की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में राजा का निर्वाचन प्रजा द्वारा होता था।
ऋग्वैदिक कालीन अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि वाकई में हाँ, इस समय सारी व्यवस्था सही तरीके से थी, कोई भी कर्मकांड या किसी तरीके से कोई भी खराब व्यवस्था नहीं था। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ यानी शुरुआत में जो राजा का निर्वाचन होता था यानी चुनाव होता था वह जनता के द्वारा ही होता था, जो आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है। लेकिन धीरे धीरे यह पद पैतृक होता गया, यानी वंश के अनुसार अगर कोई राजा है तो उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से वह यानी ये पहले चुनाव के आधार पर होता था, फिर यह पैतृक होता गया। फिर भी गद्दी पर बैठते समय राजा को प्रजा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। राज्य अभिषेक के समय उसे धर्म के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। यानी राज्य अभिषेक आप सभी को पता है, उस समय धर्म के अनुसार यानी जो भी धार्मिक व्यवस्था होगी उन व्यवस्थाओं के आधार पर कार्य करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। प्रतिज्ञा समझते हो ना, जैसे आप लोग बाहुबली मूवी में देखते हो, मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली वगैरह जो प्रतिज्ञा ली जाती है, तो उसी टाइप से उस समय भी प्रतिज्ञा जो राजा होता था वह लेता था धर्म के अनुसार। राजा न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश कहने का मतलब है किसको न्याय देना है या फिर नहीं देना है, वह आखिरी निर्णय जो होता था वह राजा का ही होता था। ठीक है, उसका पद अत्यंत ही गौरवपूर्ण होता था, वह एक विशाल महल में रहता था। ये सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से पता है, ये लिख दोगे राजा के बारे में। इसके बाद देखिए क्या है आपका राजा के बारे में। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, यानी अपने जनता की रक्षा करना, उसके राज्य में जो भी जनता है। इसके अलावे शत्रुओं से युद्ध, यानी पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे एक ये राज्य है, ठीक है, यानी ये एक राज्य है और इसके बगल में कोई दूसरा राज्य है। यहाँ के जो राजा थे वो इस दूसरे राज्य से सुरक्षित रहते थे, क्योंकि आपस में वो युद्ध करके कहीं ना कहीं दूसरे राज्य को वह जीतना चाहते थे। इन युद्धों से आखिर अपने दुश्मनों से या फिर शत्रुओं से युद्ध से बचाना राजा का ही काम होता था। राज्य में शांति बनाए रखना और शांति कायम करना, ठीक है, या फिर शांति काल में यज्ञ आदि अनुष्ठान राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। ऋग्वैदिक कालीन में धार्मिक व्यवस्था के अनुसार जो भी यज्ञ होती थी या फिर जो भी अनुष्ठान होता था वह राजा का प्रमुख कर्तव्य था कराना। राजा अपनी प्रजा के आचरण पर भी नज़र रखता था। तो ये हो गया राजा के बारे में। इसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट पर पदाधिकारी, यानी राजा के नीचे कौन सा पद आता है, अधिकारी का, जो भी जिस पद पर अधिकारी बैठे हुए हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या व्यवस्था थी वो देखते हैं। राजा को प्रशासन कार्य में सहायता देने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का स्थान सबसे ऊंचा होता था। एक यहाँ पर पदाधिकारी है पुरोहित, जो देखा जाए तो राजा के साथ सबसे क्लोजली रहता था, यानी उसके साथ एक मित्र के जैसा रहता था। इसका स्थान देखा जाए तो सब अधिकारियों में से ऊंचा होता था। वह राजा का मित्र होता था, पथ प्रदर्शक होता था। कहने का मतलब है राजा को निर्णय लेने में किसी तरीके से कुछ अगर समस्या है तो उसको रास्ता दिखाने में यह मदद करता था। युद्ध के मैदान में भी वह राजा के साथ जाता था। सेनानी सेना का संचालन करता था। अब इसके बाद देखिए ये तो पुरोहित आ गया आपका पदाधिकारी। इसके अलावे नेक्स्ट जो पदाधिकारी वो आपका सेनानी। सेनानी क्या करता था, सेना का संचालन करता था, वह सेना का प्रधान होता था। इसके बाद आता है आपका ग्रामीण, जो तीसरा पदाधिकारी होता था, जिस पर गांव के प्रबंध यानी गांव को कैसे मैनेजमेंट करना है, जनता को किस तरीके से सारी व्यवस्था देनी है, वो सारा कुछ मैनेजमेंट प्रबंध जो है वो किसका था, ग्रामीण जो तीसरा पदाधिकारी था, इसी का ही उत्तरदायी होता था। देखिए आपको समझना है आंसर, पॉइंट को याद करना है, लेकिन इसे अपनी भाषा में समझकर लिखना है, रटने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट में क्या मेंशन है आपका, न्याय व्यवस्था कैसी थी। किसी भी इतिहास के राजा के बारे में या किसी भी कालखंड के बारे में अगर आप बता रहे हो और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता रहे हो तो न्याय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मौर्य साम्राज्य के बारे में बताइए, उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए, तो वहाँ न्याय व्यवस्था जरूर बताना होगा। उसी टाइप से यहाँ भी आपको न्याय व्यवस्था बताना जरूरी है। तो न्याय व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी, तो राजा अपने सहायकों की सहायता से मुकदमा या फिर फैसला करता था। जैसे कि अभी के टाइम में क्या होता है, कोई भी अगर जुर्म करता है तो उसमें क्या होता है, वकील, जज, ये सारे लोग रहते हैं। इसके अलावा और भी रहते हैं, पुलिस वगैरह जो भी चीज़ें होती है, सीआईडी वगैरह, उस समय भी ये सारे लोग होते थे, अलग अलग पद में अलग अलग कार्यरत होते थे। इन्हीं सभी को सहायक बोला गया है। इस तरीके से मुकदमा करके किसको न्याय देना है, किसको क्या फैसला सुनाना है, ये मदद करते थे राजा को। और न्याय के कार्य में उसे पुरोहित से अधिक सहायता मिलती थी। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, क्या जो पुरोहित पदाधिकारी होता है वह राजा के सबसे क्लोज में रहता है, यानी इनका मित्र है, तो न्याय में भी यह सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करते थे। इसके अलावा चोरी, डकैती, सेंध लगाना आदि दंडनीय अपराध थे। ऋण ना चुकाना, यानी कर्ज आप ले लिए हो और फिर कर्ज नहीं चुका रहे हो, ये भी एक दंड था, ठीक है, ये भी एक अपराध था, ठीक है, तो इस पर भी दंड मिलता था। अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा का भी प्रयोग होता था। तो इस तरीके से यहाँ की न्याय व्यवस्था होती थी। और ये भी आप अपने से मेंशन कर सकते हो कि दंडनीय अपराध जो भी करता था उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती थी। मृत्यु दंड हो गया या फिर हाथ पैर वगैरह काट दिए जाते थे। ये सारा कुछ इतिहास के टाइम में होता था। इसके अलावा 5वें पॉइंट की अगर बात करें, सभा और समिति,
तो ऋग्वैदिक काल का राजा अपने विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे पूरे विश्व की अगर बात करें या अपने राज्य काल की ही अगर बात करें, सबसे जो शक्तिशाली जो होता था वह राजा ही होता था। उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। मैं आपको आज के टाइम में अगर इस वर्ड को दूसरे वर्ड में अगर बोलूं तो विपक्ष पार्टी बोल सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके विपक्ष में जो विपक्ष है, ठीक है, वही आपका सभा और समिति ऋग्वैदिक काल में होती थी। यानी प्रधानमंत्री या फिर राजा किसी तरीके से अपनी मनमानी ना करे, कोई गलत काम ना करे, प्रजा के हित के लिए सारा काम करे, इसलिए सभा और समिति होती थी उस समय। इस समय की अगर बात करें तो विपक्ष पार्टी, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। इन दोनों संस्थाओं को ऋग्वेद में प्रजापति की जुड़वा दुहिता कहा गया है। इसका मतलब हो गया प्रजापति की जुड़वा बहन। समझ में आया? प्रजापति कौन? राजा। तो राजा की जुड़वा बहन के नाम से यह सभा और समिति ही बोली गई है। और मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रजापति की जुड़वा दुहिता से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर के क्वेश्चन में। और उम्मीद नहीं था कि 2023-27 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक एक लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभा ग्राम संस्था भी और समिति केंद्रीय संस्था थी। अब जो सभा थी वो कैसी संस्था थी? या ग्राम संस्था थी, यानी गांव के स्तर पर सभा जो संस्था थी वह गांव के स्तर पर थी, और जो समिति थी वह केंद्रीय संस्था थी। समझते हो ना? केंद्रीय संस्था यानी सेंट्रल लेवल पर जो संस्था थी वह समिति थी, और जो सभा संस्था थी वह ग्रामीण लेवल पर था। इसके सभी प्रकार के विषयों पर विचार विमर्श होता था। इसमें सभी प्रकार के विषयों पर विचार विमर्श होता था। जैसे कि आज के टाइम में संसद में जो विचार विमर्श होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर, उसी टाइप से यहाँ पर इन संस्थाओं के द्वारा भी विचार विमर्श होता था। ये संस्थाएं राजा के कार्यकलापों पर पूरा नियंत्रण रखती थी। जैसे आज के टाइम में विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के कामों को पूरे तरीके से नियंत्रण में रखता है, उसको एब्जॉर्ब करता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। उसी टाइप से उस टाइम में सभा और समिति का ये काम था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब हम लोग समझते हैं सामाजिक जीवन के बारे में कि यहाँ पर समाज का जीवन कैसा था। सबसे पहले परिवार की अगर बात करें तो सबसे पहले सामाजिक जीवन में परिवार ही लिखिएगा। सामाजिक संगठन में परिवार सबसे छोटी इकाई थी। परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी जिस परिवार में पिता प्रधान हो वह परिवार पितृसत्तात्मक कहलाता है। मातृसत्तात्मक अगर लिखा रहे तो उस परिवार में माता प्रधान हो। समझ में आया? तो पिता परिवार का मालिक तथा रक्षक माना जाता था। पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता था, यानी पिता की अगर मृत्यु हो गई तो उनकी संपत्ति पुत्रों को ही बांट दी जाती थी। पुत्री को संपत्ति तब मिलती थी जब अपने पिता की एकमात्र संतान होती थी। लेकिन एक कंडीशन भी है, अगर इकलौती अगर बेटी है, पुत्री है, और 3-4 अगर पुत्र है तो उस सिचुएशन में कुछ हिस्सा पुत्री को भी दिया जाता था। आजकल की तरह उस समय भी पुत्र की कामना की जाती थी, यानी बेटा जन्म ले, उस समय भी यह भावना थी। अब आते हैं परिवार के बाद स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में बड़ा ऊंचा स्थान था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, एक आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से थी। उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का जो समाज में रिस्पेक्ट था वह बहुत ही ऊंचा स्थान था। उन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाता था। वह घर की मालकिन समझी जाती थी और धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी। जैसे कोई यज्ञ अगर करवाना हो, ठीक है, तो उस यज्ञ में अगर पति बैठा है तो पत्नी भी बैठेगी। समझ में आया? ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं स्त्रियों को दी जाती थी। और अगर नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रह सकती थी। अब ये नेगेटिविटी नहीं है, स्वतंत्र नहीं रहने कहने का मतलब है स्त्रियों को अकेले कहीं बाहर नहीं जाने के लिए दिया जाता था। उन्हें अपने पुरुष, यानी कोई भी पुरुष, भाई भी हो सकता है या फिर अपना पति भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ठीक है, संबंधियों, पिता, भाई आदि के संरक्षण में रहना पड़ता था। विवाह होने पर वे अपने पति और पुत्र के संरक्षण में रहती थी, ठीक है। आगे देखिए विवाह प्रथा। इसके बाद देखिए इसमें क्या आपका सामान्यतः एक समय में एक ही पत्नी के रखने की प्रथा थी, यानी एक समय में आप एक ही पत्नी आप रख सकते हो। परंतु राजवंशों में बहुविवाह की प्रथा चली। लेकिन जो राजवंश होते थे, राजघराने के जो लोग होते थे, वह एक से ज़्यादा विवाह करते थे, एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। दहेज की प्रथा सामान्य रूप से नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में दहेज कोई भी नहीं लेता था, परंतु कुछ लोग कन्या तथा पुत्र में दोष रहने पर दहेज देकर ही उनका विवाह करते थे। जैसा कि आज के टाइम में अगर किसी तरीके से कुछ भी किसी लड़के में अगर कमी है या किसी लड़की में अगर कमी है तो क्या होता है, हालांकि आज के टाइम में तो आम हो गया दहेज लेना, कोई भी जैसा भी हो दहेज लिया जाता है या फिर दिया जाता है। लेकिन उस समय जब किसी तरीके से लड़के या फिर लड़कियों में अगर कमी होती थी तब कुछ पैसे देकर, कुछ गहने देकर, कुछ जेवरात देकर या ज़मीन देकर
उसकी विवाह की जाती थी। ऐसा नहीं कि पूरा दहेज दिया जाता था, ऐसा नहीं कि दहेज का प्रचलन था, बिल्कुल नहीं था। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था, जैसा कि आज भी माना जाता है। उस समय अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित था। अंतरजातीय कहने का मतलब है एक गोत्र में ही विवाह करना, समझ में आया ना, एक जात में। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर वेशभूषा। इसकी वेशभूषा क्या थी ऋग्वैदिक काल में? तो आर्य जो थे वह बड़े सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहना करते थे। वे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वह कपड़े पहनते थे। स्त्रियां चोटी बांधती थी, पुरुष अपने बाल चंडल के आकार के रखते थे। कहने का मतलब है जो पीछे साइड में जो राजा जो रखते हैं बड़े बड़े बाल, उस टाइप से उनका जो बाल था, जैसे मुकुट पहनने के बाद कैसे पीछे बड़ा बड़ा बाल होता है, उस टाइप से वह बाल रखते थे। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण का शौक था। जैसे कि आप लोग राजघराने वाले मूवी में देखिएगा कि जो पुरुष है वो भी कहीं ना कहीं जेवर या कंगन या कड़ा वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो माला हीरा मोती वगैरह जो चीज़ें हैं वो पहने हैं। यानी स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण यानी जेवर जेवरात पहनने का शौक था। इसके अलावा खान पान की अगर बात करें, इस युग में चावल, जौ, गेहूं, घी आदि मुख्य भोजन था। लोग फल और तरकारी का भी प्रयोग करते थे। विशेष अवसरों पर यानी कोई त्यौहार आ गया या कोई खुशी का दिन आ गया, लोग भेड़ बकरी का भी मांस खाते थे। वे सोमरस और सुरा का भी उपयोग करते थे। सोम क्या था? सोम एक वृक्ष था, ठीक है, इसी के रस से ही सोमरस बनाया जाता था। उसमें नशा नहीं रहता था। सूरा अनाज से बनाई जाती थी, और ये जो सूरा है वह अनाज से बनाई जाती थी। इसमें नशा होता था, सूरा में नशा होता था जो अनाज से बनाई जाती थी, और जो सोमरस होता था वह सोम नामक एक वृक्ष होता था, उसी से रस बनाया जाता था जो नशीला नहीं होता था, लेकिन सूरा नशीला होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके खान पान में। इसके अलावा मनोरंजन की अगर बात करें तो यहाँ पर जुआ इनका मनोरंजन का एक हिस्सा था। जुआ समझते हो ना, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़ कराना, रथ की दौड़ कराना, मल्ल युद्ध आदि मनोरंजन, ठीक है, यानी युद्ध भी करवाते थे। जैसे कि आप देखे होंगे राजघराने के टाइम में एक इस टाइप से ग्राउंड होता है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आपस में लड़ाया जाता है, और इधर राजा बैठा हुआ, इधर जनता बैठी हुई और देख रही। तो इस टाइप से मल्ल युद्ध आदि मनोरंजन के एक साधन थे। उत्सव एवं त्यौहार के अवसर पर लोग नाचते गाते थे। इनका नाचने और गाने का भी मनोरंजन का हिस्सा था। 7 नंबर पर देखिए आपका घर। इस युग में मकान बांस के बने होते थे। घर में अग्निशाला रहता था, जिसमें हमेशा अग्नि जलती रहती थी, यानी वहाँ पर आग जलती रहती थी घर के अंदर में, ठीक है, हमेशा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर वर्ग एवं जाति व्यवस्था। ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। पहले जाति व्यवस्था का भेदभाव नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी कि कोई ब्राह्मण है या फिर शूद्र है या फिर वैश्य है, इस टाइप से किसी को भी कैटेगरी में बांटा नहीं गया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के जीवन में जटिलता बढ़ती गई, जिसके कारण जाति प्रथा का जन्म हुआ। यज्ञ पूजा आदि के काम में जो लोग लगे वह ब्राह्मण कहलाए, यानी जो भी पूजा पाठ करने वाले थे, यज्ञ पूजा करने वाले थे, इस काम में जो लगे उनको ब्राह्मण बोला गया। कुछ लोग गांव की रक्षा का भार लेकर युद्ध के आभास में लग गए, उन्हें क्षत्रिय बोला गया। समझ में आया ना, जो गांव की रक्षा करते थे, युद्ध में वह कौशल थे, तो उनको क्षत्रिय बोला गया। बाकी लोग खेती में काम करने लगे, लेकिन बाद में व्यापार भी वह करने लगे, यानी व्यापारी वैश्य कहलाने लगे। और आर्यों ने अनार्यों पर, यानी जो आर्य थे वह तो भाई ये 3 कैटेगरी में आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन जो अनार्य थे, यानी जो आर्य नहीं थे, उस पर विजय प्राप्त किया आर्यों ने, और प्राप्त करने के बाद कुछ को अपने यहाँ सेवा के लिए रख लिए। उनकी सेवा करना है, उन्हें शूद्र कहा गया। समझ में आया ना। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था आरंभ होकर फिर उसमें अनेक भेदभाव बढ़ते गए। ये तीनों कहीं ना कहीं इन पर अत्याचार करने लगे। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, वाकिफ हो। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका आर्थिक जीवन। इनके आर्थिक जीवन व्यवस्था में देखें तो क्या क्या पॉइंट्स आपको मिलेंगे। कृषि के बारे में यहाँ पर देखिए, कृषि आर्यों का प्रधान व्यवसाय था, यानी खेती बाड़ी जो है वह आर्यों का सबसे मुख्य व्यवसाय था। सबके खेत यहाँ पर अलग अलग होते थे, परंतु चारागाह सबका एक होता था। खेत अलग अलग होते थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये किसी और का खेत होगा, ये भी किसी और का खेत होगा, ये भी किसी और का खेत होगा। लेकिन अगर अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे, या फिर अगर जानवरों के लिए कुछ खाने वाली जो घास होती थी उसको अगर ले जाना हो, तो किसी भी खेत में वह चराते थे जानवरों को, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, आराम से। हाँ, उसमें फसल ना लगा रहे, या फिर यहाँ से जो भी घास है वो ले जा सकते थे। वही यहाँ पर लाइन लिखा गया है कि हालांकि अलग अलग होते थे, परंतु चारागाह सबका एक ही होता था। खेती हल से की जाती थी उस समय। वे मुख्यतः गेहूँ और जौ की खेती करते थे। आर्य जब गंगा जमुना की उपजाऊ भूमि में आ गए, तब उनकी कृषि में बहुत उन्नति हुई। अगर भारत की नक्शे की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर भारत की नक्शे की अगर बात करें तो ये जो इलाका है, यहाँ पर ये जो उत्तरी इलाका है, ठीक है, उत्तरी इलाका में आपको पता है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊ है। और यहाँ पर जब आर्य आए तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिला उनको, ठीक है, गंगा जमुना वाला इलाका ये।
उत्तरी क्षेत्र है भारत का, और यहाँ पर फिर वह कृषि में और विकास किए। गेहूं जौ के अतिरिक्त वे चावल भी पैदा करते थे। गेहूं और जौ के अलावा वह चावल भी पैदा करने लगे जब उपजाऊ मिट्टी इनको मिला। खेती को रोगों से बचाने के लिए मंत्र तंत्र का भी प्रयोग होता था। जी हाँ, मंत्र और तंत्र का भी। मंत्र कहने का मतलब पूजा पाठ करते होंगे, ताकि जो भी खेती बाड़ी वो कर रहे हैं उसमें ईश्वर किसी तरीके से कोई भी समस्या पैदा ना होने दे। और तंत्र का मतलब हो गया, जैसे आज के टाइम में कीटनाशक दवा डालते हैं, उस समय कुछ जड़ी बूटी वगैरह डालते होंगे, समझ में आया, तो वही मंत्र और तंत्र का उपयोग करते थे। आगे देखिए पशुपालन। पशुपालन की अगर बात करें तो आर्यों का दूसरा जो मुख्य व्यवसाय, पहला था कृषि मुख्य व्यवसाय, दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था आपका? पशुपालन। पशुपालन था। गाय को पवित्र समझा जाता था, बैल को हल जोतने तथा गाड़ी खींचने के काम में लाया जाता था, घोड़ों का प्रयोग रथ में किया जाता था। इसके अलावे कुत्ते, भेड़, बकरी आदि भी पाले जाते थे। अब आते हैं दस्तकारी। दस्तकारी का मतलब हो गया हाथ से बनाई गई कला या कारीगरी। आर्य दस्तकारी के कार्य में भी बहुत ज़्यादा निपुण और कुशल थे। बढ़ई, जो लकड़ी से जो भी सामान बनाते हैं उसको बढ़ई बोला जाता है, तो बढ़ई अच्छे अच्छे रथ तथा गाड़ियाँ बनाते थे। लोहार लोहे, तांबे, पीतल के तरह तरह के बर्तन, अस्त्र शस्त्र तथा उपयोगी चीज़ें बनाते थे। सोनार, सोना चांदी के जेवरात आभूषण बनाते थे। घर की स्त्रियों प्रायः कताई बुनाई, यानी जो घर की महिलाएं होती थी वह कपड़ों की जो कटाई और बुनाई होती है उसके कार्यकुशल में वह महारत हासिल थे। वो सारे काम वो घर की महिलाएं करती थी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर में ही वस्त्र तैयार कर लिया जाता था। तो ये हो गया इनकी हाथ की कलाकारी। आगे देखिए आपका नेक्स्ट, व्यापार। तो आर्यों की जीविका एक साधन व्यापार भी था। तो आर्यों की जीविका यानी इनके जीवन को जीने के लिए व्यापार भी एक कहीं ना कहीं एक मुख्य साधन था। ये आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। आंतरिक कहने का मतलब जैसे अगर हम लोग झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड के अंदर में अलग अलग जिलों में हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, है ना, तो वो हो गया आंतरिक व्यापार। लेकिन अगर झारखंड से बाहर कर रहे हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, तो वो हो गया आपका या फिर बाहरी या फिर विदेशी। तो ये दोनों प्रकार के यहाँ भी व्यापार होते थे। शुरू में वस्तु विनिमय द्वारा वस्तुओं का मूल्य आंका जाता था। शुरू में क्या होता था, एक वस्तु कोई अगर लेकर आया गेहूं, ठीक है, और अगर किसी को चावल खरीदना है तो इनके पास अगर चावल है तो ये इनको गेहूं देंगे और ये इनको चावल देंगे। तो पहले में तो वस्तु विनिमय के द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता था। और बाद में निष्क नामक, ठीक है, बाद में निष्क नामक सोने का प्रयोग किया जाने लगा लोगों को खरीद और बिक्री करने के लिए। माल ले जाने के लिए गाड़ियों तथा रथ का इस्तेमाल किया जाता था तथा नदियों को पार करने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। व्यवसाय की प्रमुख वस्तुएं कपड़े तथा चमड़े होती थी। यानी ज़्यादातर जो व्यवसाय या व्यापार की अगर बात करें, जो प्रमुख वस्तु है वह कपड़ा और चमड़ा होता था, जानवरों का जो चमड़ा होता है। अब इसकी धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ की धार्मिक व्यवस्था कहीं ना कहीं बड़ी उच्च दशा में थी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका प्रकृति की उपासना। प्रकृति की उपासना कहने का मतलब है प्रकृति की पूजा करना। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह प्रकृति की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि में ईश्वर निवास करते हैं और वे इन सब की उपासना यानी पूजा पाठ करते थे। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें, देवताओं का वर्गीकरण, यानी इस समय देवताओं की भी पूजा होती थी। ऋग्वेद में 33 देवताओं की प्रार्थना की गई है। ऋग्वैदिक जो बुक है, जो वेद है, उसमें 33 देवताओं की प्रार्थना की बात की गई है। इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक आकाश के, दूसरा मध्य स्थान के, तीसरा पृथ्वी के, यानी एक आसमान के हैं और कुछ मतलब देवता, तो कुछ देवता आसमान और जमीन के बीच के हैं, तो कुछ देवता पृथ्वी के हैं। ये 3 भागों में टोटल 33 देवताओं को बांटा गया है। ठीक है, एक देवता है जिनमें से एक सर्व प्रधान है और 33 देवताओं में सबसे प्रधान देवता है। इस प्रकार आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता सूर्य देवता हो गए और मध्य स्थान के जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वह इंद्र हो गए और पृथ्वी के जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वह अग्नि हो गए। ठीक है, अनेक देवताओं में विश्वास करते हुए भी ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म का मूल आधार एक ईश्वरवाद ही था। यानी कहने का मतलब ये चीज़, लाइन यही चीज़ बताया जा रहा है कि इतने देवता थे जिनकी पूजा करते थे, फिर भी इन देवताओं को ईश्वर के बराबर नहीं माना जाता था। इनका मानना था कि एक ही ईश्वर है। समझ में आया? और उनका एक ही ईश्वर था जिसे वे प्रजापति कहते थे, जो सर्वव्यापी था। तो ये हो गया देवताओं का वर्गीकरण। इसमें लिखना क्या है कि टोटल 33 देवता थे जिनमें से अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक आपका आकाश और दूसरा पृथ्वी और आकाश के बीच और तीसरा पृथ्वी। इन तीनों में अलग अलग प्रधान देवता थे, उनके नाम लिख दीजिएगा जैसे यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद लास्ट में ये चीज़ लिख दीजिएगा कि हालांकि इन सभी देवताओं को लोग पूजा करते थे, आराधना करते थे, लेकिन उस समय एक ईश्वरवाद की यह कामना रखते थे, यानी एक ही ईश्वर को ही यह मानते थे। ठीक है, और वही सबसे सर्वव्यापी है, यह इनका मानना था।
आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, देवताओं की विशेषता। अब इन देवताओं की क्या क्या विशेषता है या फिर इनके कार्य क्या क्या रहते थे वो आप मेंशन कर दीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में देवताओं में कुछ विशेषताएं पाई जाती थी। उनकी पहली विशेषता यह है कि सभी देवता दयावान तथा शुभचिंतक दिखाए गए हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो देवता है वो शुभचिंतक है और दयावान है, यानी अच्छा काम करने वाले हैं। इतना तो आपको पता है, ये चीज़ आप अपने से बनाकर लिख सकते हो। कोई भी देवता दुष्ट स्वभाव का प्रदर्शित नहीं किया गया है। देखिए देवता है तो अच्छा प्रभाव का रहेगा, दुष्ट प्रभाव का तो भाई राक्षस रहता था ना। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये विभिन्न स्वभाव के होते थे और इनके जो कार्य है, ठीक है, इनके जो कार्य भी है वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि सभी जन्म लेते हैं परंतु फिर अमर हो जाते हैं। जैसे आप और हम जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं मरना है, हमारी मृत्यु तय है, लेकिन जो देवता है उनकी मृत्यु नहीं होती है, वह अमर है। एक बार जन्म लिए वो उसके बाद कभी नहीं मरते थे। इनकी चौथी विशेषता यह है कि सभी वायु भ्रमण करते हैं, यानी ये वायु में ट्रैवल कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं। जिनके रथों में घोड़े अथवा अन्य पशु जुते हुए थे, यानी ये रथ से भी हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। इनकी पांचवी विशेषता यह है कि इन्हें मानव स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है, यानी इनका जो रंग रूप है वह मनुष्य के जैसा दिखता है। मनुष्य का खाद्य पदार्थ तथा दूध, अन्न, मांस आदि जब बलि दी जाती है तब वही इनका भोजन बन जाता है। जैसे हम लोग जो भी चीज़ें पूजा पाठ में बलि चढ़ाते हैं, मांस वगैरह, वो सारी चीज़ें इनके लिए भोजन बनती है। और इनकी यह भी विशेषता है कि पृथ्वी, उषा आदि देवियों का उतना महत्व नहीं है जितना इंद्र, वरुण आदि देवताओं का महत्व है। यानी जो पृथ्वी या फिर उषा, ये सारे देवियाँ हैं, स्त्री के रूप में देवी है, ठीक है, देवी है, और इनसे ज़्यादा महत्व इंद्र और वरुण देवताओं का है, इतना महत्व इनका नहीं है, ठीक है। ईश्वर की एक परम सत्ता में इनका विश्वास था जो इस जगत का निर्माण तथा पालन करने वाला है। फोर्थ नंबर देखिए आपका धार्मिक कृति। धार्मिक कृति में आपको क्या लिखना है कि इस टाइम में यज्ञ तथा बलि का ऋग्वैदिक धर्म में बहुत बड़ा महत्व था। यज्ञ में दूध, अन्न यानी अनाज, घी, मांस, सोमरस आदि देवताओं को चढ़ाया जाता था। धार्मिक कार्यों में प्रार्थना तथा स्तुति का बड़ा उच्च स्थान था। आर्यों का विश्वास था कि यह प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है और वह उससे खुश होते यानी प्रसन्न होते हैं। गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व था और इसका पाठ दिन में 3 बार अर्थात सुबह यानी प्रातःकाल, दोपहर और संध्या यानी शाम में किया जाता था। कहने का मतलब है, धार्मिक कृति का मतलब है ये लोग अपने धर्म को दिनचर्या तौर पर यानी एवरीडे किस तरीके से क्या क्या करते थे या धर्म में इनकी क्या मुख्य भूमिका थी। तो इनकी जो मुख्य भूमिका थी वह यज्ञ करते थे, बलि वगैरह चढ़ाते थे, ठीक है। और बलि वगैरह में क्या क्या चढ़ावा ये चढ़ाते थे, अनाज हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, सोमरस आदि, ये सारे चढ़ावा चढ़ाते थे देवताओं को। इसके अलावा धार्मिक कार्य में यह प्रार्थना करते थे, है ना। प्रार्थना में इनका विश्वास था, ईश्वर पर अटूट विश्वास था, उसके विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते थे ताकि ईश्वर जो है वह खुश हो जाएंगे। और साथ ही साथ यह गायत्री मंत्र का भी 3 वक्त में यह इस्तेमाल करते थे, प्रातःकाल, दोपहर और संध्या के समय। तो ये हो गया आपका धार्मिक कृति। अब समझते हैं यहाँ आगे लास्ट पॉइंट पर कि ये जो आपने पढ़ा ऋग्वैदिक काल की सारी व्यवस्था के बारे में, इससे आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, इससे आपको क्या सीख मिला, क्या निष्कर्ष देना चाहते हो, तो वो लिख सकते हो। या फिर अगर नहीं समझ में आए तो आप ये भी लिख दीजिएगा, ऊपर दिए गए बिंदुओं के उल्लेख के आधार पर ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन कर सकते हैं।